स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये अपने को देखना है। तो क्या लिखता है, डेप्रिसिएशन इज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मीन्स डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो भी एक एसेट्स है, एसेट्स की कॉस्ट को हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक एलोकेशन करते हैं एसेट्स की जो यूज़फुल लाइफ है उस लाइफ के अंदर मतलब जो भी एलोकेशन किया जाएगा, मींस जो प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है वो एक सिस्टमेटिक वे में होगा, लॉजिकल वे में होगा। ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है अमाउंट, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। अब बात है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट देखिए क्या होता है, ये क्या है, कॉस्ट, एक एसेट्स की कॉस्ट है और जो उसमें अदर सब्स्टिट्यूट अमाउंट है, इसमें से हम क्या करते हैं, रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे। मींस किसी एसेट्स की कॉस्ट को इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद ऐसे अमाउंट जो उसकी कॉस्ट से ही रिलेटेड थे उसमें से हम क्या करेंगे, जो रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दी जाएगी और बैलेंस जो रहेगा वो रेजिडुअल वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एसेट्स की जो कॉस्ट है वो 8 लाख है, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश करने के जो एक्सपेंसेस है वो 3 लाख है, तो टोटल अपना जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 11 लाख। और फिर हमने देखा कि जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है ₹1 लाख, तो 1 लाख माइनस कर देंगे, देन डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगा, ₹10 लाख। तो ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है इसकी क्या की जाती है, सिस्टमेटिक एलोकेशन की जाती है और इसी को डेप्रिसिएशन बोल दिया जाएगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट प्लस अदर एसेट्स या जो अदर कॉस्ट होती है उसमें से हम क्या करते हैं, रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देते हैं। उसके बाद है रेजिडुअल वैल्यू क्या है। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले तो ये एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है, जो किसी एसेट्स को डिस्पोज करने से रिलेटेड या उसके डिस्पोजल से रिलेटेड या डिसमेंटलिंग से रिलेटेड होता है, और इसमें से कोई जो वेस्टेज होता है वो माइनस कर दिया जाएगा, तो जो बैलेंस रहेगा वो रेजिडुअल वैल्यू रहेगी। जैसे किसी एसेट्स को एज ए स्क्रैप सेल करने में अपने को ₹350 मिल रहे हैं, 3,50,000, और उसको डिसमेंटल करने में या उसको रिस्टोर करने में अपने को 50,000 खर्च हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू रहेगी वो 3 लाख रहेगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो आपका यूज़फुल लाइफ, मतलब हमने स्टार्टिंग में रीड किया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है किस चीज़ की, डेप्रिशिएबल अमाउंट की, और कितने टाइम में जो उसकी यूज़फुल लाइफ होती है। तो मतलब किसी एसेट्स की हम यूज़फुल लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं वो अपने को रीड करना है। तो 2 मेथड बताए हैं या 2 बेसिस बताए हैं जिसके बेसिस पर हम किसी एसेट्स की यूज़फुल लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो टाइम पीरियड के बेस पर कर सकते हैं कि जितने टाइम तक उसको यूज़ किया जाएगा, अवेलेबल फॉर यूज़, जिस तरह 10 ईयर है, 15 ईयर है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड जो मेथड लिया गया है वो है नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट या अदर जो सिमिलर यूनिट है। अब सिमिलर यूनिट्स में यहाँ पर ऑपरेटिंग आवर्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ऑपरेटिंग आवर्स आ जाते हैं, या अदर यूनिट्स आ जाती है जिसके बेस पर आप किसी एसेट्स की लाइफ को मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये 2 अपने पास बेसिस है फॉर कैलकुलेटिंग यूजफुल लाइफ। फर्स्ट वन इज पीरियड, मतलब टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम तक आपकी एसेट्स है वो वर्किंग में रहेगी। सेकंड है नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, और ध्यान रखना इनमें से दोनों आपको अप्लाई नहीं करने, आप एक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फैक्टर इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन से फैक्टर है जिसको कंसीडर किया जाता है डेप्रिसिएशन को मेजरमेंट करने के लिए। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट्स आ जाएगा, उसके बाद यूजफुल लाइफ आ जाता है, फिर है रेजिडुअल वैल्यू आ जाता है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमने पहले ही रीड कर लिया, क्या है, जो कॉस्ट है उसमें हम अदर जो सब्स्टिट्यूट अमाउंट है, इसको आगे हम डिटेल में रीड करेंगे। उसके बाद यूजफुल लाइफ, फिर इसके 2 बेसिस होते हैं, एक तो ईयर के बेस पर, दूसरा है प्रोडक्शन यूनिट या अदर जो सिमिलर यूनिट है उसके बेसिस पर। और रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, जो स्क्रैप वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग या कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद है मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, किसी एसेट्स की कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान रखना कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले जो कैश आपने दिया है किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, या कैश के इक्विवेलेंट कुछ आपने पे किया है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा।
मीन्स कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू कैश प्लस में कैश इक्विवेलेंट्स और अदर कंसिडरेशन। अदर कंसिडरेशन मीन्स किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए हो सकता है आपने किसी एसेट्स का सेक्रीफाइस किया है या किसी एसेट्स के बदले में आपने कोई एसेट्स एक्वायर किया, तो उसको हम अदर कंसिडरेशन में ले लेंगे, ठीक है। और किस टाइम, जिस टाइम उस एसेट्स को एक्वायर किया है, एक्विजिशन किया है या कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट रहेगा ये अपने लिए क्या रहेगी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स रहेगी। उसके बाद भी ये लिखता है कि अदर कोई अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी अमाउंट को एस कॉस्ट में आपको इंक्लूड करना है तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। मीन्स जो अमाउंट है एज पर अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। देखिए क्या लिखता है आगे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये जैसे हम डिस्कस कर रहे थे किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रिगार्डिंग, ठीक है। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है इसका पैरा 17 क्या कहता है कि किसी एसेट्स की जो कॉस्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। सबसे पहले परचेज प्राइस, मींस जो कैश आपने पे किया है, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी। अगर आपने उस एसेट्स को इंपोर्ट किया है तो जो इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। और प्लस में हो जाता है नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। काफ़ी सारे अदर टैक्सेस लगते हैं, जिस तरह कोई लोकल टैक्सेस है, बट अगर वो रिफंडेबल है तो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल है तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूड कर दिया जाता है और उसमें से माइनस कर दिया जाएगा कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट्स आपको मिली है, ठीक है। तो ये तो आ जाती है उसकी परचेज कॉस्ट। उसके बाद है कोई अदर डायरेक्ट कॉस्ट है जिसको आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो। वो हो सकता है एसेट्स की लोकेशन के रिगार्डिंग है या उसकी कंडीशन के रिगार्डिंग है जो ज़रूरी है आपको, ठीक है, उसको ऑपरेटिंग मैनर में लाने के लिए जो मैनेजमेंट ने इंटेंड किया था। मतलब मैनेजमेंट ने एसेट्स को यूज़ करने के लिए जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन या उस सिचुएशन तक लाने के जो भी खर्चे रहेंगे उसको आप इंक्लूड करोगे इन कॉस्ट ऑफ एसेट्स। उसके बाद है सी पॉइंट क्या लिखता है, कोई इनिशियल एस्टिमेट। ध्यान रखना ये जो इनिशियल एस्टिमेट है यहाँ पर ये बताता है आपको जो स्क्रैप वैल्यू है या रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है, उसको आपको किसी मशीन को डिसमेंटल करना है या रिस्टोर करना है, उसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट रहेगी उसको भी इंक्लूड किया जाएगा कॉस्टिंग में। तो देखिए क्या लिखता है, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट which is located referred as decommissioning, restoration and similar liabilities। सिंपल ध्यान रखना ये जो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग मतलब किसी एसेट्स को आपने डिसमेंटल करना है या जिस जगह से वो वर्किंग थी उसको रिमूव करना है, उसको भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूड किया जाएगा और उस अमाउंट को डेप्रिसिएट किया जाता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू आप जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट कर सकते हो। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है, यहाँ पर टोटल 11 मेथड बताए गए हैं, इनको हम एक एक करके रीड करते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का वो है स्ट्रेट लाइन मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो क्या लिखता है, ये जो मेथड है सबसे पॉपुलर मेथड है जिसके थ्रू आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। इस मेथड में क्या होता है, इक्वल अमाउंट चार्ज किया जाएगा ईच पीरियड के लिए। जो भी यूजफुल लाइफ रहती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट चार्ज करते हैं और इक्वल रेट से ही जो एक तरह से इक्वल बर्डन है अमाउंट का कॉस्टिंग का वो हम इम्पोज करते हैं एज पर एसेट्स, ठीक है। तो देखिए क्या लिखता है, ए फिक्स अमाउंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, जो भी किसी एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसको हम एज ए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और इक्वल अमाउंट रिटर्न डाउन किया जाएगा इन वैल्यू ऑफ ईच ईयर बाय द सेम अमाउंट। दिस अमाउंट is such that the book value of assets may be reduced to zero or its residual value। ये जो इक्वल अमाउंट होता है ये किसी भी एसेट्स की वैल्यू को क्या करता है, या तो जीरो कर देगा या फिर उसकी रेजिडुअल वैल्यू तक लेकर छोड़ देगा, ठीक है, जो भी उसकी लाइफ होती है उसमें। अब इसमें जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स होता है डेप्रिसिएशन का। अब कैसे, जिस तरह यूजफुल लाइफ जो है मान के चलते हैं कि वो 10 ईयर है, अब 10 ईयर में आपको डेप्रिसिएशन इम्पोज करना है, तो यहाँ पर रेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/10 कर देंगे और इंटू 100 कर दिया जाता है। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, 10% एक तरह से आ रहा है। इसी तरह सपोज कीजिए
किसी एसेट्स की वैल्यू जो यूज़फुल लाइफ है वो 20 ईयर है और आपको रेट कैलकुलेट करना, तो आप क्या करते हो 1/20 करते हो, इंटू 100 करोगे तो ये जो रेट है वो कितना आएगा 5% आ रहा है। ठीक है, और इस मेथड में आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हो वो यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है आपको। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, कॉस्ट को हमने डीपली रीड कर लिया, उसमें से माइनस कर देंगे रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड किया जाएगा एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। अब इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ के भी हमने दो मेथड रीड किए हैं, एक तो होता है ईयर के बेसिस पर, दूसरा होता है यूनिट के बेसिस। अब ये जो यूनिट्स है वो प्रोडक्शन यूनिट हो सकती है, मशीन आवर हो सकते हैं, ऑपरेटिंग आवर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। उसके बाद जो है वो है सेकंड मेथड है आपका टिमनाइजिंग बैलेंस मेथड, या फिर इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, आप इसको स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट परसेंटेज रेट मेथड भी बोल सकते हो। इस मेथड में क्या होता है, सेम रेट से जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। क्या लिखता है, द डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड एज्यूम दैट रेट ऑफ एलोकेशन शुड बी कांस्टेंट। इस पर आपको फोकस करना है थ्रू द टाइम, मतलब जो रेट रहेगा डेप्रिसिएशन का वो कांस्टेंट रहेगा और इसमें अमाउंट फिक्स होने की, जैसे हमने इससे प्रीवियस मेथड किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें अमाउंट फिक्स था। यहाँ पर अमाउंट फिक्स होने की बजाय क्या होता है, रेट फिक्स है। ठीक है, और एक फिक्स रेट से ही आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एवरी ईयर। क्या लिखता है, सिंस कांस्टेंट परसेंटेज रेट बीइंग अप्लाइड, तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है हर साल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और डिक्रीज होता रहेगा ओवर द लाइफ ऑफ एसेट्स। इस तरह जो पहले साल डेप्रिसिएशन था, फॉर एग्जांपल वो 10,000 पर आपने 10% चार्ज किया तो डेप्रिसिएशन आएगा 1,000। अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 9,000। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 9,000 का 10% 900। देन यहाँ पर क्या रहता है, जो रिटर्न डाउन है वो कम हो जाएगी। तो इसी तरह जो डेप्रिसिएशन है हर साल डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, और जो अर्लियर ईयर होता है वहाँ पर मैक्सिमम एक तरह से क्या करते हो आप, डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करते हो कंपेरिजन जो लास्ट के ईयर्स होते हैं, लेटर ईयर्स होते हैं। ठीक है, आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हो, मतलब जो रेट है इज इक्वल टू 1 माइनस एन एस अपॉन सी का इनका स्क्वायर इंटू कर देंगे 100। तो यहाँ पर एन क्या है, एन आपकी यूजफुल लाइफ है, एस स्क्रैप वैल्यू, सी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और आर जो है वो रेट को कैलकुलेट करने के लिए आप इम्पोज करते हो। तो ये आपका डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड। उसके बाद आपका सिंकिंग फंड मेथड। अगला मेथड आपका सिंकिंग फंड या फिर डेप्रिसिएशन फंड मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जितना डेप्रिसिएशन हम हर साल चार्ज करते हैं एक एसेट्स पर, उतने ही हम क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आउट ऑफ बिजनेस। वो किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो सकती है, किसी अदर जो गिल्ट एज सिक्योरिटी होती है उसमें हो सकती है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही कोई एसेट्स जो मान लो पूरी हो जाती है उसको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करते टाइम हम उस फंड को क्या करेंगे, उन सिक्योरिटीज़ को सेल कर देंगे और जो अमाउंट मिलेगा उससे हम नई एसेट्स परचेज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। क्या लिखता है कि ये फंड जो है वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिएट किया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद है ये मेथड जो है, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करता है। इससे पहले जो दो हमने डेप्रिसिएशन के मेथड रीड किए थे, स्ट्रेट लाइन और WDV मेथड, उनमें क्या था कि किसी भी एसेट्स को रिप्लेस करने के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन कितना होगा पर ईयर वो बताया गया है। लेकिन इस मेथड में डेप्रिसिएशन कितना होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा एसेट्स को रिप्लेस करने का प्रोविज़न भी है। तो देखिए वर्किंग क्या रहती है, जो भी डेप्रिसिएशन होता है उतना अमाउंट का हम क्या करते हैं, एक फ़ंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जितना अमाउंट आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो उसी की इक्विवेलेंट क्या कर दिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाएगा आउटसाइड बिजनेस। ठीक है, और फिर उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ एक स्पेसिफिक पीरियड पर आप क्या करते हो, आप सेल करते हो, और जब भी अमाउंट रिक्वायर होगा आप उस एसेट्स को क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। अब इसकी वजह से आपको जो वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम होती है वो वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप एसेट्स को रिप्लेस करते हो। ठीक है, तो ये मेथड था डेप्रिसिएशन फंड मेथड। अब इसमें कैसे इसकी वर्किंग रहेगी, कैसे आप शो करते हो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे रहेगी, जो आपने डेप्रिसिएशन फंड बनाया है उसको आप लायबिलिटीज़ की तरफ शो करते हो जितना अमाउंट है। जो आपकी एसेट्स है जिस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उसको यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाया जाएगा।
किस पे शो किया जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उस पर दिखाया जाएगा। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो आपने फंड बनाया है, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से यहाँ पर एसेट्स शो की जाएगी। तो ये प्रेजेंटेशन रहेगी बैलेंस शीट में एज पर डेप्रिसिएशन या सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में भी क्या होगा, एज पर सिंकिंग फंड या डेप्रिसिएशन फंड मेथड हम क्या करते हैं, एक फंड क्रिएट करते हैं, बट उस मेथड में हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया किसी सिक्योरिटीज़ में या जो अदर इन्वेस्टमेंट के आपके पास सोर्सेज है वहाँ पर आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया। लेकिन इसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो सिक्योरिटीज़ की बजाय एक पॉलिसी ले ली जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाती है किसी इंश्योरेंस कंपनी से, और उस पॉलिसी में हम क्या करते हैं, हर साल प्रीमियम पे करते रहेंगे। प्रीमियम कितना होगा, जितना डेप्रिसिएशन है। ठीक है। ये मेथड भी क्या करता है, जो प्रेजेंट वैल्यू मेथड है उसको कंसीडर करता है। ठीक है। और इस मेथड से अपने को इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो उतना ही रहेगा जितना प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इस पर जो इंटरेस्ट वगैरह बनेगा उससे हम क्या करते हैं, एसेट्स को रियलाइज़ करते हैं। ठीक है। और एक तरह से एसेट्स को हम सेल करके उसके बाद क्या किया जाएगा, जो भी आपकी मशीनरी है या एसेट्स है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। ये था। उसके बाद आपका अगला जो मेथड है वो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जो अर्लियर ईयर है उनमें ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, जो लेटर ईयर है उनमें डेप्रिसिएशन का बर्डन कम हो जाता है। ठीक है। और इस मेथड में क्या होगा, जो आपका स्टार्टिंग की हाफ मतलब लाइफ होती है उसमें लगभग 2/3 के अप्रोक्स आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हो। तो देखिए क्या लिखता है, दिस मेथड एज्यूम दैट डेप्रिसिएशन चार्ज शुड बी मोर इन द अर्लियर ईयर। जो अर्लियर ईयर है, स्टार्टिंग ईयर है, वहाँ पर क्या किया जाता है, ज़्यादा चार्ज किया जाता है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि 2/3 जो होता है कॉस्ट का वो चार्ज कर लिया जाएगा फर्स्ट हाफ में, वो फिक्स एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ, मतलब जो मशीन की कॉस्ट होती है या एसेट्स की कॉस्ट है उसका लगभग 2/3 चार्ज कर लिया जाता है फर्स्ट हाफ। ठीक है। अब ये कौन कौन से मतलब एसेट्स पे अप्लाई किया जाता है, तो जिस तरह फोटोकॉपी करने की जो मशीन्स होती है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। या जो हायर परचेज है या लीजिंग वगैरह की जो एसेट्स होती है वहाँ पर आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हो, तो सम ऑफ ईयर में ऐसे होगा, इस तरह ये यहाँ पर ईयर आ जाएंगे, ईयर 1 2 3 4 5, यहाँ पर डिजिट आ जाते हैं जिनकी बेसिस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहाँ पर आएगा 5 3 2 5 4 5 4 3 2 1। अब इनका हम टोटल लेते दिया आता है 15। अब जिस तरह फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, मान के चलते हैं किसी एसेट्स जो है उसकी कॉस्ट है ₹3 लाख। अब फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर का नंबर था मतलब जो डिजिट एलोकेट किए गए थे फर्स्ट ईयर को, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ डिजिट से 15। तो ये जब आप रिजल्ट निकालते हो ये कितना आता है, ₹1 लाख। मतलब फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना चार्ज किया जाएगा, ₹1 लाख। इसी तरह अगर आपको सेकेंड ईयर का चार्ज करना है तो वही कॉस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देना से जो सेकेंड ईयर का डिजिट है, डिवाइड कर देना 15 से, तो 80,000, फिर 60,000 एंड सो। तो ये था आपका सम ऑफ डिजिट मेथड। बाकी के मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।